Okay, guys, now let us start with this chapter, composition and structure of the atmosphere. अब इससे पहले हम लोग जो है ऑफ कोर्स लाइक अर्थ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, राइट। स्पेशली हम लोग ने जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जाना था और उनके डिफरेंट जो मूवमेंट्स होते हैं उनको जाना हमने। फिर जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस और उनकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं इन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना था। बट इन दिस लेसन वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक अर्थ's एटमॉस्फेयर। और अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है बेसिकली, तो अर्थ के चारों तरफ जो हवा की वो चादर फैली हुई है, दैट्स लाइक योर एटमॉस्फेयर, राइट। और हम इसमें जो है ये जानेंगे कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का वो क्या है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो हैं वो क्या हैं और उनके फीचर्स क्या हैं, और साथ साथ एटमॉस्फेयर कैसे सिग्निफिकेंट है। सो वी विल बी लर्निंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन दिस लेसन और इन दिस चैप्टर। और अब देखो लाइक एटमॉस्फेयर का कंडीशन जो है एक किसी खास जगह पर वही डिटरमिन करता है कि किस टाइप का वेदर या क्लाइमेट वहाँ पर होगा। और इन कंडीशंस में चेंज जो होता है वो कहीं ना कहीं वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस लाता है, राइट। और ये चेंजेस जो होते हैं फिर हमारे लाइफ को भी प्रभावित करते हैं। सो वेल वी आर ऑल फेमिलियर विद दैट, राइट। अब बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की, राइट। कैसे जो है उसका संरचना क्या है, तो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर जो है वो गैसों के मिक्सचर से बना हुआ है, लाइक और गैसों के मिक्सचर, फिर वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन, ग्रेन्स एंड मैनी इम्प्योरिटीज लाइक स्मोक, सॉल्ट्स एंड अदर केमिकल्स आर प्रेजेंट इन वैरिइंग क्वांटिटीज़ इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो हम कहते हैं नॉर्मली कि एटमॉस्फेयर क्या है, तो वह गैसेज का मिक्सचर है, लेकिन नहीं, इतना ही नहीं है। गैसेज के साथ जो है वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन, ग्रेन्स और फिर बहुत सारी और इम्प्योरिटी जैसे कि स्मोक, सॉल्ट्स और बाकी केमिकल्स जो हैं वो भी इसमें जो है अलग अलग मात्रा में प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं। लेकिन जो मेन कंस्टिट्यूएंट गैसेस हैं, जो प्रमुख गैसेज जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का निर्माण करती हैं, दोज आर लाइक नाइट्रोजन अराउंड 78% और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। बाकी 1% जो है इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन ये सब मिल जाएंगे। अब अर्थ के स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो नाउ द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है वो करीब जो है 1600 किलोमीटर ऊपर है अर्थ के सरफेस से, 1600 किलोमीटर ऊपर तक जो है अर्थ का सरफेस है, ओके। और जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर का, डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो अर्थ के सरफेस के पास मैक्सिमम होती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल इज स्ट्रॉन्ग नियर द सरफेस, ओके। जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सरफेस के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक बात। और दूसरी बात कि अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट अपॉन द लोअर लेयर्स। जो ऊपर का लेयर है वो नीचे के लेयर के ऊपर ही तो टिका हुआ है। नाउ इसके कंसंट्रेशन का या डेंसिटी का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो टोटल मास होगा, ठीक है ना, तो उसका 50% जो है वो पहले 6 किलोमीटर के अंदर है। मतलब अर्थ के सरफेस से 6 किलोमीटर ऊपर तक अगर आप पहुंचोगे तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ओवरऑल मास का 50% जो है उसमें आ जाता है। और अगर आप 32 किलोमीटर की हाइट तक चली जाओगे तो फिर 99% मास जो है वो उसी के अंदर आ जाता है। तो मतलब कि नेक्स्ट जो आपका 1600 किलोमीटर हो गया ना, तो मतलब कि नेक्स्ट जो 1570 किलोमीटर तक की हाइट है उसमें अर्थ का मुश्किल से 1% मास आता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर का मुश्किल से 1% मास जो है वो उधर रहता है, बाकी पूरा का पूरा नीचे ही है। So basically like as we move farther away from the surface the air becomes thinner। अर्थ के सरफेस से आप जैसे जैसे दूर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो है हवा जो है वो पतली होती जाएगी, उसकी डेंसिटी जो है वो घटती जाएगी। जितना पास आप आते जाओगे हवा की डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, राइट। अब एटमॉस्फेयर जो है उसको उसके कंपोजिशन, टेम्परेचर और बाकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो है 5 लेयर्स में बांटा गया है, 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ओके। सो वेल स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द लेयर्स आर कॉल्ड। तो अर्थ के सरफेस से शुरू करते हुए इन लेयर्स का नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। और ये लेयर जो है इनकी मोटाई जो है वो चेंज होती रहती है। ट्रोपोस्फियर जो है ये अर्थ का लोएस्ट लेयर है, ये एटमॉस्फेयर का लोएस्ट लेयर है। और ये पोलर रीजन में जो है करीब 8 किलोमीटर तक इसकी हाइट है और इक्वेटर के पास जो है ये 18 किलोमीटर तक की हाइट तक जो है इसका विस्तार है ट्रोपोस्फियर का, ओके।
और ये जो है एटमॉस्फेयर का डेंसेस्ट पार्ट है। ऑफ कोर्स हमने इस बारे में बात की थी कि अर्थ के सरफेस जितना पास आएगा उतना जो है एयर का डेंसिटी जो है वो बढ़ता जाएगा। फिर डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर और बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सिर्फ इसी लेयर में पाई जाती हैं। सारे जो वेदर फेनोमेना है जैसे कि क्लाउड, फॉग, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सब सारे वेदर फेनोमेना भी यहीं पर होते हैं। इस लेयर पर जो है टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर जो है वो हर एक हाइट में इंक्रीज़ के साथ जो है हर एक 165 मीटर की हाइट पर बढ़ने पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो मतलब अगर आप ट्रोपोस्फीयर पर अगर आप मौजूद हैं तो हर एक 165 मीटर की हाइट पर जो है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो घट जाएगा, ठीक है। और ये जो है नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है टेम्परेचर का। ओके, सो वेल द नॉर्मल लैप्स रेट इज़ बेसिकली fall or decrease of 1 degree Celsius in temperature for every 165 meter increase in height. ट्रोपोस्फीयर जो है वो सबसे नीचे वाला जो है लेयर है और सबसे डेंस लेयर है एटमॉस्फेयर का, और ये जो है अर्थ के सरफेस से रिलीज होने वाले अर्थ के सरफेस से रेडिएट होने वाले मैक्सिमम हीट को ये एब्जॉर्ब करता है और इस तरीके से ये अर्थ को गर्म रखने में भी हेल्प करता है। रिमेंबर, लाइक अर्थ जो भी हीट रेडिएट करती है उसको अगर ट्रैप करके नहीं रखा जाए एटमॉस्फेयर में तो फिर क्या होगा, जैसे ही सन गायब अर्थ का टेम्परेचर तेज़ी में गिरना शुरू होगा और ये फिर फटाफट जो है एकदम से रहने के लायक नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि जो बेसिकली जो कह सकते हो कि जो प्रोसेस है, जो साइंटिफिक स्टडी किया जाता है प्रोसेसेस एंड द फिजिकल फेनोमेना टेकिंग प्लेस ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, इसे जो है मेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जो मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो है इन एटमॉस्फेयर के लेयर्स की पढ़ाई करते हैं और लाइक जहाँ पर कि वेदर कंडीशन जो है वो अर्थ के सरफेस को अफेक्ट करते हैं, उनका जनरेशन होता है, दैट इज ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड फोरकास्ट वेदर एंड एवरीथिंग, राइट। तो मेट्रोलॉजिस्ट बेसिकली वो हो गए क्योंकि मौसम वैज्ञानिक भी जिसको कहते हैं, तो वो जो है इन अर्थ के एटमॉस्फेयर को जो है पढ़ते हैं, जिनके आधार पर जो है वो मौसम की भविष्यवाणी भी करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट नेक्स्ट लेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो ट्रोपोस्फीयर के ठीक ऊपर है और ये जो है अर्थ के सरफेस से तकरीबन 50 किलोमीटर हाइट तक ऊपर जाता है। ओके, नाउ द ट्रोपोपॉज इज अ नैरो बाउंड्री दैट सेपरेट्स द स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम द ट्रोपोस्फीयर। मतलब कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में एक बहुत ही पतला सा जो है बाउंड्री है जिसे कि आप कहते हैं ट्रोपोपॉज। अब जो लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर जो है वहाँ पर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहती है और जैसे जैसे आप इस लेयर के ऊपर जाइएगा तो फिर ग्रेजुअल इंक्रीज होता है टेम्परेचर में। यहाँ पर जो है नहीं के बराबर बादल होते हैं, वर्चुअली नो क्लाउड्स, और बहुत कम डस्ट मौजूद होता है। डस्ट और वाटर वेपर जो है वो बहुत ही कम मौजूद होता है इस लेयर में। कॉन्वेक्शन करेंट्स ऑफ द एयर आर ऑल्सो एब्सेंट, सो आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेदर फेनोमेना। कॉन्वेक्शन करंट जो हवा की होती है वो भी यहाँ पर जो है एब्सेंट होती है, वो भी आपको यहाँ पर जो है नहीं मिलेगी। मतलब कि ऊपर की तरफ जो हवा का मूवमेंट होता है, चक्रवाती हवा वगैरह सब टाइप का, ठीक है ना, तो वो सब जो है आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो सारे डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो वेदर फेनोमेना होता है वो सब भी नहीं मिलेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर में ही जो है आपका ओजोन मौजूद होता है, जो कि बेसिकली जो है कह सकते हो कि हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं सन के, उनको जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक के रखता है। ऑफ कोर्स लाइक हाल फिलहाल में जो है ओजोन लेयर का काफ़ी ज़्यादा डिप्लीशन हुआ है। ओके, इसके बारे में आप लोग जो है जान सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब स्ट्रेटोस्फीयर के बाद जो है मेसोस्फीयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर है और ये जो है करीब अर्थ के सरफेस से 80 किलोमीटर की हाइट तक जो है इसका विस्तार है। और फिर एक नैरो बाउंड्री है जो कि मेसोस्फीयर को स्ट्रेटोस्फीयर से सेपरेट करती है, इसे कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। तो जैसे वहाँ पर ट्रोपोपॉज था वैसे यहाँ पर स्ट्रेटोपॉज है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर को जो है मेसोस्फीयर से सेपरेट करती है। मेसोस्फीयर में जो है टेम्परेचर ऑफ एयर जो है वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर ऑफ एयर जो है वो घटता जाता है, और जब मेटीरियल्स वगैरह अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं स्पेस से तो वो जो है और इस लेयर तक पहुँचते हैं तो नॉर्मली वो फ्रिक्शन की वजह से जल के ख़त्म हो जाते हैं। ओके, फिर आपका आता है थर्मोस्फीयर।
ये जो है मेसोस्फीयर के ठीक ऊपर है और ये जो करीब 450 किलोमीटर की हाइट तक जाता है। यहाँ पर जो है टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी में बढ़ता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर जो है काफ़ी तेज़ी में बढ़ता जाता है। और जो थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर की जो बाउंड्री के बीच में जो बाउंड्री होगी इसे मेसोपॉज कहेंगे। इस लेयर में जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आयंस पाए जाते हैं। तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो रेडियो वेव जो अर्थ के सरफेस से एमिट किया जाता है उसको वो रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं और इसी की वजह से जो है हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सो थर्मोस्फीयर इज़ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट, इसे आयनोस्फीयर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। थर्मोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फीयर इन्हीं आयंस की प्रेजेंस की वजह से। और फिर सबसे जो अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का इसे कहते हैं एक्सोस्फीयर्स और ये जो है 1600 किलोमीटर की हाइट तक जाता है और ये जो है फिर ग्रेजुअली जो इंटरप्लानेटरी स्पेस जो है प्लैनेट्स के बियॉन्ड का जो स्पेस है उसके साथ ये मर्ज हो जाता है। ये लेयर जो है एक्सट्रीमली रेडिफाइड है, मतलब कि इसमें जो है गैसेज की डेंसिटी जो है बहुत ही कम होगी और यहाँ पर जो है जो बहुत ही लाइट गैसेज हैं जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम ये सब जो है इस लेयर में पाए जाते हैं। अब एटमॉस्फेयर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो वेल देखो कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो हम लोगों के लिए बहुत तरीक़ों से यूजफुल है। ओके, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है जो कि हमारे सभी सजीवों को चाहिए जिंदा रहने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो है ये अर्थ को भी गर्म रखता है, अर्थ के सरफेस से जो हीट रेडिएट होता है उसको एब्जॉर्ब करके ये अर्थ के टेम्परेचर को भी जो है वार्म रखता है। फिर जैसे ओजोन जो है वो हमें जो है सन के अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज से जो है प्रोटेक्ट करता है। वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में वो जो है बारिश क्रिएट करता है, प्रिसिपिटेशन। ओके, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं कंडेंसेशन के लिए, जिसकी वजह से ही जो है मान लो कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है और फिर रेनफॉल या फिर स्नोफॉल होता है। ओके, अगर लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस क्या होता है, तो बहुत बड़ा रूम होता है शीशे का बना हुआ, इसका यूज़ जो है प्लांट्स वगैरह उगाने के लिए किया जाता है। ग्लास वॉल की वजह से सनलाइट जो है वो दिन के टाइम में एंटर कर जाती है, लेकिन रात के टाइम में हीट जो है वो इससे निकल नहीं पाती है। तो हीट जो इसके अंदर जो अटकी रहती है वो इसे गर्म रखती है और ये कोल्ड प्लेसेस में प्लांट्स को उगाने के लिए जो है काफ़ी यूजफुल है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट लेकिन की जब बात आती है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या है, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जो अपर एटमॉस्फेयर में है, इन सब के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ इफेक्ट है। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द अपर एटमॉस्फेयर which raises the atmospheric temperature by trapping the heat radiated from the earth's surface. ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वगैरह के द्वारा किया इफेक्ट पैदा उपजाया गया एक इफेक्ट होता है जिसमें कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो जो बढ़ता है, क्योंकि जो अर्थ के सरफेस के द्वारा रेडिएट किया हुआ हीट जो है उसको फंसा कर जो है रखा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए जो है ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड देन नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो है बाकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये सब इन सभी में एबिलिटी है कि ये जो है ग्रीन हाउस ये जो है अर्थ के सरफेस से रेडिएट होने वाले हीट को जो है एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं, उसको जो है रोक के रख सकते हैं। अब रिसेंट डिकेड्स में जो ग्रीन हाउस गैसेज की जो प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ गई है फॉसिल फ्यूल्स के और फैक्ट्री एमिशंस की वजह से, और इसकी वजह से जो है जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ा है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इस फेनोमेना को जो हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसकी वजह से जो है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइज इन सी लेवल, चेंज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड चेंजेस इन द एग्रीकल्चरल यील्ड्स, इन सब की वजह से ही जो है ग्लेशियर का पिघलना हुआ है, फिर सी लेवल में भी जो है राइज हुआ है, रेनफॉल की मात्रा में जो है बदलाव आए हैं और जो खेती की जो उपज है वो भी प्रभावित हुई है। सो वेल दैट्स द इफेक्ट। सो लेट्स क्विकली रिकैप दिस चैप्टर कि अर्थ के चारों तरफ जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर जो है वो गैसेज का मिक्सचर है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, हीलियम वगैरह। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज के एग्जाम्पल्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन। So well, that's it for this chapter. You guys can attempt the question answers at the end of it. Have fun. Bye bye.